जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था बीए फोर्थ सेमेस्टर की दूसरी यूनिट को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरी यूनिट अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग। तो बिना समय दिए आते अपनी टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है आपका, सीखना है तो सीखना क्या है पहले उसको समझते हैं, फिर देखते हैं इसमें आंसर क्या जाएगा। ठीक है। सीखना क्या है तो देखो, सीखना सीखने को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, और आपके यूनिट का नाम है बाबू अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, यानी लर्निंग को समझना या सीखने को समझना। तो सीखना क्या होता है आइए देखते हैं। अगर हम आप लोग से पूछें कि सीखना क्या है, तो शायद आप लोग का आंसर होगा कि वही कि हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, नहीं आता है, और जब साइकिल चला ले जाते हैं तो वही सीखना है। हम लोग लिखना सीखते हैं, पहले लिखने नहीं आता है, अब फिर बाद में हम लोग लिखना जान जाते हैं, लिख लेते हैं, तो वही सीखना है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार किसे कहते हैं तो आप लोग बढ़िया से पढ़े हो। व्यवहार सीधी सीधी बात में अगर कहें कि व्यक्ति पैर से लेकर सर तक जो कुछ भी क्रियाएं कर रहा है वो सब क्या है, व्यवहार है। ठीक है ना। और व्यवहार में ही परिवर्तन हो जाए तो ही अधिगम है या सीखना है। जैसे आप साइकिल चलाना अगर सीख रहे हो, आपको चलाने नहीं आता है, तो शुरू में आपका व्यवहार ऐसा होगा कि टाइटली हैंडल पकड़ेंगे आप, अपनी नजरों को पैडल पे जमा के रखेंगे, आगे देखवे नहीं करेंगे, यानी सीखने से पहले व्यवहार कुछ और है। लेकिन जब आपको साइकिल चलाने आ जाता है, तब आप लोग की हैंडल आराम से पकड़ते हैं, नजरें सामने होती हैं, मस्त होकर गाना गा के चलाते हैं। मतलब कुछ जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, सीखने से पहले व्यवहार कुछ और होता है, सीखने के बाद व्यवहार कुछ और हो जाता है। तो सीखना कुछ भी नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि बताइए, या हम ही आप लोग से पूछे कि बताओ, कोई व्यक्ति खूब मेहनत से काम कर रहा है, काम कर रहा खूब मेहनत से, अचानक थक के बैठ गया, और फिर जब करने बैठा थकने के बाद तो आराम आराम से करने लगा। यहाँ भी उसका काम शुरू करने से पहले व्यवहार कुछ और था, थकावट महसूस होने के बाद व्यवहार कुछ और हो गया, व्यवहार में परिवर्तन हुआ। क्या इसको भी आप सीखना कहोगे? या कोई व्यक्ति बीमार है, ज्यादा तान के सोया हुआ है, दवा खाया, ठीक हो गया, चलने फिरने लगा, तो ठीक होने से पहले व्यवहार कुछ और था, और ठीक होने के बाद व्यवहार कुछ और हो गया। यहाँ भी व्यवहार में परिवर्तन हुआ। क्या आप इसको भी सीखना या अधिगम कहेंगे? इसी सीखने का एजुकेशनल साइकोलॉजी में टेक्निकल नाम है अधिगम। अधिगम। तो अधिगम और सीखने में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, कोई व्यक्ति जा रहा है सीधा, बगल में पब्लिक हाउस है, ठेका, 2 पैक मारा, बाहर निकला, उसके पैर में लड़खड़ाहट आ गई। अंदर गया था एकदम नॉर्मल था, बाहर आने के बाद आवाज में भारीपन आ गया, पैरों में लड़खड़ाहट आ गई। इसमें भी व्यवहार परिवर्तन परिवर्तन हुआ है। क्या आप इसको भी अधिगम कहेंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, व्यवहार में परिवर्तन तो हो, लेकिन ये जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं सब अस्थाई नहीं है। तो सीखना क्या है? व्यवहार में तो परिवर्तन हो, लेकिन कैसा हो? अस्थाई हो। व्यवहार में परिवर्तन हो लेकिन अस्थाई हो। थकान जो महसूस हुई थी, उसकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन हुआ, लेकिन वो अस्थाई नहीं हुआ। तबीयत आपकी खराब हुई थी, या आपकी तबीयत खराब हो गई थी स्वास्थ्य से, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, लेकिन अस्थाई नहीं हुआ। सीधा नॉर्मल व्यक्ति जा रहा है, 2 पैक मारने के बाद उसके आवाज में भारीपन तो आया, पैरों में लड़खड़ाहट तो आई, लेकिन वो अस्थाई परिवर्तन नहीं रहा। यानी व्यवहार में परिवर्तन हो लेकिन अस्थाई परिवर्तन हो, वही क्या है? अधिगम। आप साइकिल चलाना सीखते हो, व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो अस्थाई है, चाहे साइकिल पाएंगे तो फिर से सीखना नहीं पड़ेगा, बैठोगे या टनटना के चल दोगे। लिखना अगर आप जान गए हो, तो कभी भी आपको लिखना पड़ा तो दोबारा शुरू से सीखना नहीं पड़ेगा, आप लिख लोगे। तो व्यवहार में
अस्थाई परिवर्तन हो। और ये अस्थाई तो आता है 3 कारणों से। कौन कौन सा? अभ्यास से, अनुभव से और प्रशिक्षण से। अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण, इन दोनों में से कोई एक हो, दो हो, तीन हो, शामिल हो, मतलब व्यवहार में अगर परिवर्तन आ रहा है, व्यक्ति कुछ भी सीख रहा है, तो इन तीनों में से किसी एक की वजह से ही व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होगा। जैसे अभ्यास, हम लोग साइकिल चलाना सीख रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन होगा, यानी सीखेंगे तब जब हम लोग बार बार अभ्यास करेंगे तब। ठीक है, यही नया नया डिजिटल बोर्ड था। हम लोग को शुरू में आए, यहाँ खड़ा होकर पीछे से पता टच हो गया, स्क्रीन कुछ बदल गई, तो अनुभव हुआ कि पीछे सट के नहीं पढ़ाना है। हम लोग ये भी सीख गए कि इसमें अगर कुछ टच होगा तो स्क्रीन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो सीखे कि इसमें टच होके नहीं पढ़ाना है, क्या रहा? अनुभव रहा। प्रशिक्षण, शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं, या बीएड डीएलएड का आप लोग का क्लास चल रहा है, तो आप लोग को भी सब कुछ पता है कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं, लेकिन आप लोग प्रशिक्षित नहीं है, पढ़ाने का तरीका नहीं पता है। आप लोग को प्रशिक्षण के द्वारा आप लोग के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आप लोग सीखेंगे कैसे पढ़ाना, जैसे हम लोग प्रशिक्षित हैं तो पढ़ा ले रहे हैं। मतलब पता ये चला कि सीखना क्या है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। लेकिन परिवर्तन कैसा? अस्थाई हो। अस्थाई तो कितनी वजह से? तो 3 कारणों से, अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा। जैसे बचपन में हम लोग पहले लगाते थे 9 + 2 जो घटाना, 9 2 11 लिख देते थे। लेकिन जब 2 डिजिट का एडिशन हम लोग को दिया गया, 19 + 17, तो हम लोग को तो शुरू में समझाएगा कि 9 7 16 के 6 होगा, हासिल 1 होगा, 1 1 2 1 3 होगा। एक ठू दो ठू एग्जाम्पल समझा के सर जी लोग दे दिए, ले जाके लगा के लाओ। तो हम लोग 2 3 क्वेश्चन के बाद श्योर है 1 2 क्वेश्चन ऐसा होता था कि 8 2 10 लिख देते थे, 9 7 16 ये गलती कर देते थे। लेकिन अस्थाई तो कैसे आया? कैसे सीखे? तो अभ्यास करके। मिला जुला के अधिगम या सीखना या लर्निंग क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन अस्थाई परिवर्तन। और ये परिवर्तन अस्थायित्व को कैसे प्राप्त करता है? तो अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है ना? अब अगर आप लोग से पूछें कि अधिगम किसे कहते हैं, तो शायद आप लोग बता ले जाओ कि अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ठीक है ना? आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन है, सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो अधिगम है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, बिल्कुल। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, बिल्कुल। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखने का कॉन्सेप्ट देखें, अवधारणा, और उसी से पहला क्वेश्चन हो गया कि उपरोक्त सभी व्यवहार में परिवर्तन हो, अभ्यास तथा अनुभव के द्वारा परिवर्तन आता है तो उसी का परिणाम होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन सीखना है। ठीक है ना? आते हैं ये क्वेश्चन पे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन हो गया, 2 3 लगातार कई क्वेश्चन हो जाएंगे शायद। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो चाहे व्यवहार से हो, चाहे अनुभव से हो, चाहे अभ्यास से हो, चाहे प्रशिक्षण से हो, व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो सब क्या कहलाएगा? अधिगम या सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सीखना, और किसी भी ऑप्शन की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्ति समायोजन। क्या जाएगा सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ? तो अभी अभी हमने देखा कि व्यवहार में परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब क्या होता है? परम अर्जन। परिमार्जन का मतलब, परम अर्जन का मतलब उत्तरोत्तर हो, नई नई चीजें ऊपर की तरफ बढ़ते हुआ परिवर्तन हो, वही क्या है? अधिगम। अगला क्वेश्चन, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? देखो, प्रभावित करने का मतलब होता क्या, पहले इसको समझो। प्रभावित करना, तो प्रभावित करने का मतलब ये है कि वास्तविक स्थिति में कुछ बदलाव जो कर दे, या तो उस वास्तविक स्थिति को या वास्तविक गति को उसके मूल रूप में कुछ परिवर्तन कर दे, या तो उसमें तेजी आ जाए या तो उसमें कमी हो जाए, वो क्या है? प्रभावित होना है। जैसे अगर हम कहें कि हम आपसे सर बहुत प्रभावित हुए, पढ़ाई शुरू कर दिए, यानी हमारी पढ़ाई की जो गति थी, आपसे हम प्रभावित हुए, तो प्रभावित होने का मतलब हमारी पढ़ाई में गति आ गई। या अगर कहा जाए कि
इस वर्ष फसल को बारिश ने प्रभावित किया है। प्रभावित किया है का मतलब उसके वास्तविक रूप में कुछ परिवर्तन किया है। अब अगर बारिश हुई, फसल को बारिश की जरूरत थी, समय पे बारिश हो गई बढ़िया, तब वो कहेंगे कि फसल बहुत बढ़िया हुई। जो बारिश हुई ना, उसी से काफी प्रभावित हुई। या फसल खड़ी है, काटने का समय है, बारिश हो गई, अब फसल बर्बाद हो गई, तब वो कहेंगे कि ये फसल को बारिश ने प्रभावित किया। तो प्रभावित का मतलब होता है उसके वास्तविक रूप में कुछ बदलाव ला दे, जो वही होता है प्रभावित करना। अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो अधिगम, अधिगम या सीखना, इस सीखने को, एक मिनट बहु, इस सीखने को प्रभावित करना किसकी वजह से अधिगम प्रभावित हो सकता है, यानी सीखने की गति या तो तेज हो जाए या तो धीमी हो जाए। तो पहला क्या होता है, सीखने को प्रभावित क्या कर सकता है? पहला, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, टेक्निकल टीम जरा देखिए, बच्चे लोग शोर कर रहे हैं। नवीन, पूर्व ज्ञान, सीखने में अगर आप कुछ सीखने जा रहे हो, आपको पहले से उसके बारे में कुछ पूर्व ज्ञान है, तो पूर्व ज्ञान है तो आपका अधिगम प्रभावित होगा, मतलब आप तेजी से सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान से आपका अधिगम प्रभावित होगा। तो दूसरा कारक क्या हो सकता है? नवीन ज्ञान। आप कुछ सीखने जा रहे हो या जो चीज सीखने जा रहे हो, अगर नया नया है तो उसमें सीखने में समय लगेगा, और समय लगेगा तो नवीन ज्ञान से आपका सीखना प्रभावित होगा। ठीक है। और क्या हो सकता है? विषय वस्तु, विषय वस्तु का स्वरूप कह सकते हैं, इससे भी अधिगम प्रभावित होगा। स्वरूप अगर आसान है तो सीखने में आसानी होगी, अगर टफ सब्जेक्ट है तो सीखने में समय लगेगा, कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावित होगा। अगला क्या हो सकता है सीखने में प्रभाव डालने वाला? तो थकान। थकान, यदि कोई व्यक्ति थका हुआ है तो सीखने की गति धीमी होगी। अगर यदि कोई व्यक्ति थका नहीं हुआ है, एकदम बढ़िया से एक्टिव होके आया है, तो सीखने की गति थोड़ी तेज होगी। यानी कहीं ना कहीं थकान से भी अधिगम प्रभावित होता है। और क्या हो सकता है बताओ आप लोग? मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति अगर ठीक है तो अधिगम की गति तीव्र होगी। मानसिक स्थिति अगर थोड़ी गड़बड़ है तो अधिगम की स्पीड थोड़ा स्लो होगी। कहीं ना कहीं अधिगम जो है वो मानसिक स्थिति से भी प्रभावित होगा। मानसिक स्थिति कह दिए तो शारीरिक विकास भी कह दो, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। सीधा सीधा हम कहते हैं कि अगर विकास जो है उससे भी अधिगम प्रभावित होता है। और क्या हो सकता है? परिपक्वता, परिपक्वता, मेच्योरिटी। अगर परिपक्व है बच्चा जो सीखने वाला है तो अधिगम तेजी से होगा, परिपक्व नहीं है तो अधिगम तेजी से नहीं होगा। जैसे कक्षा 3 का बच्चा, उसको 7 का गणित सिखाओ तो 7 का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए वो परिपक्व नहीं है, तो उसमें उसको सीखने में कठिनाई होगी। कक्षा 3 का है 2 का सिखाओ तो पढ़ने के लिए परिपक्व है, तो अधिगम तेज होगा। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं परिपक्वता भी प्रभावित किया। और क्या हो सकता है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। और क्या हो सकता है? रुचि। ये सब ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी इनकी वजह से अधिगम की स्पीड या तो स्लो हो जाएगी या तो तेज हो जाएगी। तो अधिगम की प्रभावित करने वाले कारक अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक या उपरोक्त सभी? व्यक्तिगत कारक का मतलब है रुचि, अभिप्रेरणा, ये सब क्या है? तो व्यक्तिगत कारक है। रुचि, अभिप्रेरणा, थकान, ये सब क्या है? व्यक्तिगत कारक है। वातावरण संबंधी कारक क्या होंगे? विषय वस्तु का स्वरूप कठिन है कि आसान है, किस क्षेत्र का है, हमारे क्षेत्र का है या दूसरे क्षेत्र का है, तो कहीं ना कहीं वातावरण संबंधी कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक, जहां आप सीख रहे हो वहां का समाज कैसा है, उसके अनुकूल है या अनुकूल नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित किया। इसका आंसर जाएगा
टी उपरोक्त सभी। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन अलग है। अनुकरण, अच्छा बताओ, अनुकरण अगर किसी को आप देख के सीख रहे हो तो आसानी होगी कि कठिनाई होगी? आसानी होगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रशंसा एवं निंदा। अगर कोई सीख रहा है तो सीखने वाले की अगर प्रशंसा आप करोगे, वाह भाई बहुत बढ़िया, अरे अब तुम तो सीख गए हो, प्रशंसा करोगे तो उसके अधिगम की गति बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावित होगा प्रशंसा से। निंदा कर दो कि अरे भाई ये क्या करे, वैसे होगा, तो उसका मोरल डाउन होगा, सीखने की गति थोड़ा धीमी हो जाएगी। कहीं ना कहीं प्रशंसा एवं निंदा से भी अधिगम प्रभावित होगा। प्रतियोगिता, कंपटीशन, कंपटीशन में भी अधिगम तेज होता है। अगर आप देख रहे हो कि फलाना पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं और टॉप हम करेंगे, वो क्यों करेगा, तो कहने की प्रतियोगिता जैसे हुई, आप भी पढ़ना ज्यादा कर देंगे, वो भी पढ़ना ज्यादा कर देगा, यानी सीखना हम भी ज्यादा करेंगे, वो भी सीखना ज्यादा करेगा। तो कहीं सीखने की जो गति है प्रभावित हुई प्रतियोगिता से भी। दो लोग साथ में साइकिल अगर सीख रहे हो तो सीखने में शायद ये बात आप लोग के सामने आई हो कि उसको कैंची आ रहा है लंगड़ी, हम तो अभी पैर नहीं डाल पा रहे हैं, तो जा रहे हम भी यहाँ से सीखेंगे, रोज 4 बजे आएंगे। कहीं ना कहीं उसमें भी, प्रतियोगिता में भी क्या होता है, सीखना प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा यह सभी। अनुकरण, प्रशंसा, निंदा और प्रतियोगिता, तीनों। अगला, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? पहला आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता से बाबू प्रभावित होगी आपकी अधिगम की क्षमता, ठीक है ना। दूसरा, वातावरण, आपके आसपास का माहौल कैसा है, वो भी आपके अधिगम को प्रभावित करेगा या आपके अधिगम की क्षमता को प्रभावित करेगा। प्रशिक्षण या शिक्षण, ये भी सीखने को प्रभावित करता है। राष्ट्रीयता प्रभावित नहीं करता बाबू, चाहे आप यहाँ हो, चाहे आप चीन में हो, चाहे आप कनाडा में हो, अमेरिका में हो, अरब में हो, कहीं भी हो, राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। क्योंकि जिस समय आप लोग अधिगम की विशेषता पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को मिलेगा, एक विशेषता मिलेगी कि अधिगम सार्वभौमिक होता है, सभी भूमि पर होता है, चाहे यहाँ की भूमि हो, चाहे अमेरिका भूमि हो, चाहे कनाडा की हो, चाहे चीन की हो, ठीक है ना। तो इससे प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा डी वाला। अगला, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो देखो, अधिगम का आप लोग अर्थ जाने, अर्थ के बाद परिभाषा में 2-3 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनकी परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा जो है इन्हीं की मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अधिगम के कॉन्सेप्ट में अभी आप लोग को बताया हमने कि अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अधिगम है। और इन्होंने अपनी परिभाषा में मेन कॉन्सेप्ट को ही ला के रख दिया। क्या कहा? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, इन दोनों शब्द को ला के रख दिया, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इनकी परिभाषा अपने आप में समाये हुए है, इस वजह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये परिभाषा है गेट्स व अन्य की। गेट्स व अन्य, इनके साथी लोग जो थे उन्होंने कहा कि अधिगम क्या है, तो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है, ठीक है ना। अगला, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन किसका है? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, ये कथन है गिलफोर्ड महोदय का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग की, गिलफोर्ड, ठीक है ना। गिलफोर्ड ने कहा कि किसी के व्यवहार को देखकर हमारे भी व्यवहार में आने वाला जो परिवर्तन है वही अधिगम कहलाता है। तो ये कथन है गिलफोर्ड महोदय का। सीखने की विशेषता है, सीखना परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, उपरोक्त सभी। तो सीखने की विशेषता में देखो, पहला है सीखना परिवर्तन है। बिल्कुल, हम साइकिल चलाना नहीं जान रहे हैं, हमारा व्यवहार कुछ और है, साइकिल चलाना सीख गए, व्यवहार कुछ और हो गया। पहले खूब टाइट पकड़े थे, नीचे देख रहे थे साइकिल या पहिए पे, और जब सीख गए तो व्यवहार कुछ और हो गया, तो सीखने में परिवर्तन हुआ, पहला ऑप्शन सही है। सीखना सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है का मतलब सभी भूमि पर होता है, चाहे आप यहाँ रहोगे, किसी भी भूमि पर रहोगे, किसी भी देश में रहोगे, वहां आपका अधिगम होगा, तो सार्वभौमिक है, ये भी ऑप्शन सही है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण का मतलब आप अगर कुछ सीख रहे हो तो उसे सीखने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होगा।
तो सीखने की पूरी विशेषता ये भी हो गई कि सीखना उद्देश्यपूर्ण है तो उपरोक्त सभी। अगला, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक या सहपाठी। अधिगम का मुख्य चालक, चालक मतलब चलाने वाला, अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने को कौन चलाता है? आप सीखना क्यों जारी रखते हो? तो उसमें जाएगा आपका अभिप्रेरणा। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा है तो आपका अधिगम रुकेगा नहीं, आपका अधिगम चलता जाएगा। अभिप्रेरणा जो है वो आपको चलाती जाएगी। तो ऑप्शन ए। शिक्षण विधि नहीं, पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नहीं, सहपाठी भी नहीं चलाता, वो तो उठ जाएगा घूम घूम। तो चालक क्या होता है? अभिप्रेरणा। अगला, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विषय का स्वरूप क्या होना चाहिए? पहला है सरल, दूसरा है कठिन, तीसरा है सरल से कठिन और चौथा है कठिन से सरल। अब आप लोग बताओ सीखने का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कठिन से सरल कि सरल से कठिन? जो चीज इजी हो पहले उसको समझाओ, जो टफ हो उसको बाद में। तो सीखने का स्वरूप होना चाहिए सरल से कठिन। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। अधिगम का सफलता का मुख्य आधार का मतलब सीखना जो होता है उसका बेस क्या है, क्यों सीखता है आदमी? तो क्या दंड, पुरस्कार, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्टता या इनमें से कोई नहीं? तो देखो मुख्य आधार, अगर आधार कहाँ होता सीखने का आधार, तो दंड भी हो सकता है कि व्यक्ति दंड की डर से सीखे, पुरस्कार भी हो सकता है कि पुरस्कार की वजह से वो सीखे, लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्टता कि हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है उसी को वो अपना मेन ध्येय बना के चले, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जब मुख्य आधार कह दिया तो उसमें जाएगा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्टता। मुख्य आधार होता है सीखने का कि हम जो सीखना चाह रहे हैं वही हमारे लिए सब कुछ है, पूरा ध्यान उसी पे हो। ऑप्शन सी 16वां, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक कारक बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक कारक बिल्कुल, पर्यावरणीय कारक ये भी प्रभावित करते हैं। तो ये सभी इसकी व्याख्या हम लोग पीछे देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? मनोवैज्ञानिक कारक इनमें कौन नहीं है? अधिगम की इच्छा, इच्छा जो है ये भी मनोवैज्ञानिक कारक है। प्रेरणा भी क्या है? मनोवैज्ञानिक कारक है। रुचि भी क्या है? मनोवैज्ञानिक कारक है। विषय वस्तु का स्वरूप जो है वो ये मनोवैज्ञानिक कारक ना होके पर्यावरणीय कारक है। क्वेश्चन पूछा था निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो विषय वस्तु का स्वरूप। अगला, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो देखो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया, इनके सिद्धांत का नाम है पहला अगर हम लोग देखें तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या इसको हम दूसरे नाम से हम लोग कह सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या इसको अन्य नाम से हम लोग जानते हैं संयोजनवादी सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, या इसको आप लोग कह सकते हो संबंधवादी सिद्धांत। इतने सारे इसके नाम हैं। SR टाइप लर्निंग थ्योरी, ये सब इन्हीं के नाम है। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। किस पे किया? तो बिल्ली पे। और उसकी भी व्याख्या आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? शीर्षक से सिद्ध किया तो अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर बी। संज्ञानात्मक अध्ययन बिल्कुल नहीं, संकेत अधिगम नहीं, स्थान अधिगम नहीं, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी वाला। अगला, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्वलन का कार्य करता है। देखो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत नाम दे दिया कि नहीं, तो ये उसका भी एक नाम है।
भोजन पुनर्बलन का कार्य क्या करता है? तो भोजन, अनुक्रिया, उद्दीपक ए तथा बी दोनों। तो भोजन जो था वही उसको उद्दीपक का काम कर रहा था। आइए समझते हैं क्या है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग बिल्ली पे किया। उसके लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। भाई पिंजरा आप लोग इंसर्ट किए कि नहीं इसमें? एक मिनट वो देखें डाउनलोड है कि नहीं। हाँ डाला है आप लोगों ने, धन्यवाद इसके लिए आपको। देखो यहाँ पे समझो, ये थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया और उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिस एक ऐसा पीड़ा बनाया जिसका दरवाजा एक खटके के दबाने से खुलता था। अगर इस खटके को आप दबाओगे, खटका या लीवर इसको कहते हैं, खटका या लीवर, अगर आप इस लीवर को दबाओगे तो ये डोरी यहाँ से खिंचाएगी, यहाँ से खिंचाएगी, ये सिकनी ऊपर उठ जाएगी, पट्टे से दरवाजा खुल जाएगा। ट्रैप डोर जो है, ठीक है ना। इन्होंने बिल्ली को इसमें डाला और इसी के बाहर, इसी के सामने एक तस्तरी में भुनी हुई मछली रख दिया। भुनी हुई मछली रख दिया। मछली भुनी हुई क्यों थी? ताकि उसकी स्मेल उसको और ज्यादा उत्साहित करे उसको पाने के लिए। बिल्ली को जब अंदर बंद किया, बिल्ली पहले अंदर उछल कूद मचाती है, सलाखों के बीच से निकलने का प्रयास करती है, लेकिन सलाख के बीच से जब निकलने में असफल होती है तो सलाखों को दांत से दांत हिलाने की प्रयास करती है, तभी ये निकलता है। तब उसके बाद इसने इधर उधर दौड़ना, इसको खोलने का प्रयास करना प्रारंभ करता है। बिल्ली करती है, गलती से उसका पैर इस खटके पे दबा, ट्रैप डोर खुला, आके उसने भोजन कर लिया। उन्होंने फिर इसी बिल्ली को, जब इसको भूख लगी, फिर वापस इसी में बंद कर दिया, फिर सामने यही तस्तरी में भुनी हुई मछली रख दिया। बिल्ली फिर वही काम करती है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब उसकी छटपटाहट कम हो गई। अब पहले दरवाजा खोलने में जितना समय लगेगा था, उसकी अपेक्षा अब की बार कम समय लगा। अब फिर दरवाजा खटके को दबा के दरवाजा खोल के बाहर आ गई। जब बार बार यही प्रक्रिया दोहराई गई, एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने दरवाजा खोलना जान लिया। दरवाजा खोलना जान लिया से तात्पर्य इस खटके को दबाना सीख लिया। बिल्ली को अब जब भी बंद किया जाता था, बिना देर किए तुरंत ये खटका दबा के बाहर आ जाती थी। यानी बिल्ली ने दरवाजा खोलना सीख लिया। ऐसा नहीं कि एक बार खोल ली, उसी बिल्लिया को 100-150 बार उसी में डाल के बंद किया गया। 100-150 बार में उसको जरा सा भी समय नहीं लगा, तुरंत खटका दबाती थी, तुरंत चट्ट से बाहर आ जाती थी। और इसी आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। सीखने के नियम दो तरह से, एक मुख्य नियम दिए और फिर गौण नियम दिए। मुख्य नियम 3 थे। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। मुख्य नियम 3 थे। अभ्यास का नियम, प्रभाव, इसी को संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष या असंतोष का नियम, ये मुख्य नियम थे। पहला, कुछ भी सीखने के लिए बार बार अभ्यास करना जरूरी है, तो अभ्यास का नियम। दूसरा, प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम, यानी अगर इसको सीख रही है ये, और जो चीज सीख रही है उसमें अगर उसको संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो अधिगम नहीं हो पाएगा और सीख नहीं पाएगा। अगर ये खटका दबा के बाहर आ रही है, इस भुनी हुई मछली से इसका पेट भर ही नहीं रहा है, तो शायद ये अधिगम नहीं हो पाएगा। वो अभ्यास तो कर रही है, उससे उसको संतोष की भी प्राप्ति होनी चाहिए। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए। और तत्परता उसके अंदर लाती है उसकी भूख। चालक का काम कौन करती है? तो भूख, ठीक है ना। ये मुख्य नियम थे। तो गौण नियम आगे देख लेंगे भी। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया? तो बिल्ली पे किया। सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो 3, अभ्यास, प्रभाव तथा तत्परता। शॉर्ट में इसको आप लोग कह सकते हो ताप। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? थॉर्नडाइक की उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य, अच्छा ये हो गया था। थॉर्नडाइक के सीखने से संबंधित कितने मुख्य नियम दिए? तो 3 नियम। तीनों नियम कौन कौन से? अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम कितने हैं? तो 5 गौण नियम 5 दिए।
गौण। पहला क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम। बहु बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम। चौथा है आपका, एक मिनट बहु, हाँ, चौथा है सादृश्यता का नियम। और पांचवा है आपका साहचर्यात्मक नियम। साहचर्यात्मक नियम। पहला बहु अनुक्रिया का नियम का मतलब ये गौण नियम है कि सीखते समय बहुत सारी अनुक्रियाएं कर सकता है बच्चा जिसकी जरूरत सीखने में ना हो, लेकिन उसकी उसमें भूमिका होती है सीखने में। दूसरा आंशिक क्रिया का मतलब वो क्रियाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी, तो आंशिक क्रिया का नियम। मनोवृत्ति का नियम का मतलब धीरे धीरे उसके मनो पे एक वृत्त या एक प्रतिबिंब छपता जाता है कि कैसे ये सीखना है, तो मनोवृत्ति का नियम। सादृश्यता का नियम का मतलब जो कुछ भी सीख रहा है उससे संबंधित परिस्थिति कहीं और दिखती है तो उसको समझ में आ जाता है कि सेम वही चीज है जो हम कर रहे थे। साहचर्यात्मक नियम का मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में अगर बच्चा सीख रहा है तो वहां साहचर्य स्थापित कर सकता है, यानी कुछ भी सीखा जा सकता है। तो मात्र आप लोग अगर तीन मुख्य नियम याद करके रखे हैं तो आराम से छांट लेंगे कि तीनों मुख्य हैं तो ये सब गौण ही होंगे। ठीक है ना? इसका ऑप्शन जाएगा 5। गौण नियम कितने थे? तो 5। अगला क्वेश्चन क्या है? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो बिल्ली पर किया, इसको हम लोग देख चुके हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है तो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम एक गौण नियम हम लोग देखे हैं। अभ्यास का नियम प्राथमिक नियम है। प्रभाव का नियम प्राथमिक नियम है। तत्परता का नियम प्राथमिक नियम है। यही 3 नियम है मुख्य, और ये गौण नियम में आता है। क्वेश्चन में पूछा था कि मुख्य नियम में शामिल नहीं है, तो 3 मुख्य नियम है तो मुख्य नियम में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल है? प्राथमिक नियम 3, उसी पे फोकस बना के रखिए, सब चीजें आसान होने वाली हैं। अभ्यास का नियम प्राथमिक नियम। प्रभाव का नियम प्राथमिक नियम। तत्परता का नियम यह प्राथमिक नियम। अच्छा, प्राथमिक नियमों में शामिल है तो ये तीनों उपरोक्त सभी। ठीक है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के द्वितीय नियमों में शामिल है? मुख्य नियम को प्राथमिक नियम, गौण नियम को द्वितीय नियम भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि द्वितीय नियमों में शामिल नहीं है, तो अभ्यास का नियम ये प्राथमिक नियम में शामिल है, तो यही ऑप्शन जाएगा। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये द्वितीय नियम है। प्रभाव का नियम प्राथमिक नियम है, द्वितीय नियमों में शामिल है, तो द्वितीय नियम में ये शामिल है, बाकी ये प्राथमिक नियम, ये प्राथमिक नियम। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा आप लोग का बी वाला। ये द्वितीय नियम में शामिल है। ठीक है ना? ये तीनों प्राथमिक नियम में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो सीखने का नियम प्राथमिक में 3, गौड़ में 5। देखते हैं उसमें से कुछ अलग है क्या। यहाँ सीखने के नियम नहीं है। तत्परता का नियम सीखने का नियम है। तनाव का नियम कोई नियम है भाई? सीखने में तो कोई नियम नहीं पढ़े, तो ये वाला तो नहीं होगा। प्रभाव का नियम सीखने का नियम है। अभ्यास का नियम सीखने का नियम है। कह रहा सीखने का नियम नहीं है, तो तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। थॉर्नडाइक के नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, किस सिद्धांत को? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो संयोजनवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इस नाम से भी जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इससे भी जाना जाता है। अभी हमने पीछे बताया जितने भी संभावित नाम इसके हैं जिससे इसे जाना जाता है, तो ये तीनों उसमें आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। थॉर्नडाइक के नियम में चालक का कार्य करता है। चालक सिद्धांत होगा चाहिए।
थॉर्नडाइक के सिद्धांत में चालक का काम कौन करता है? अच्छा, उस पूरे सिद्धांत को चलाने का काम कौन कर रहा था? बिल्ली तो चल रही थी, उस बिल्लिया को चार्ज कौन कर रहा था कि तड़पड़ाए इधर उधर दरवाजा खोलने का काम करे? तो भूख थी। अगर भूख ना लगी होती तो शायद थक के आराम से बैठती कि कोई खोलबे करेगा। लेकिन भूख लगी थी, सामने खाना भी था, बस दिक्कत थी तो बीच में एक अवरोध था, लोहे की सलाखें या दरवाजा। तो चालक का कार्य कौन कर रहा था? तो भूख। ठीक है ना? लक्ष्य क्या था? मतलब उसे प्राप्त क्या करना है? तो लक्ष्य सामने क्या रखा था? भोजन। तो भोजन क्या था बाबू? लक्ष्य था। भूख क्या थी? चालक थी। लोहे की सलाखें क्या थी? ये अवरोध था। अवरोध। और दरवाजा खोलना, यही तो सीखना था उसको। ठीक है ना? तो थॉर्नडाइक के नियम में लक्ष्य क्या था? भोजन। चालक क्या था? तो भूख। अवरोध क्या था? तो लोहे की सलाखें। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सीखने का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, या सीखने का समग्र सिद्धांत। अच्छा, हल देखो। आप लोग का जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, उसमें आप लोग को 4 सिद्धांत पढ़ने हैं। पहला, थॉर्नडाइक की थ्योरी यानी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, और इसका नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। तो लिख देते हैं संबंधवाद का सिद्धांत, या संयोजनवाद का सिद्धांत, या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सब नाम इसी के हैं। ये कौन दिया? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत। एक ये पढ़ना है। दूसरा आप लोग को जो पढ़ना है, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और इसको दिए हैं पावलोव। पावलोव, ईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। तीसरा आप लोग को सीखना है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और इसको दिए हैं बी.एफ. स्किनर। जहां भी ये सिद्धांत का नाम आएगा, ओनली स्किनर नहीं कहना है, बी.एफ. स्किनर कहना है। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, क्योंकि स्किनर कई हैं मनोविज्ञान के ही क्षेत्र में। चौथा आप लोग को पढ़ना है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत या गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी या गेस्टाल्ट सिद्धांत, और इसको दिए हैं मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर। ये बताने का सिलेबस बताने का मकसद नहीं था। मकसद ये भी था कि आप लोग जान लो कि इस सिद्धांत को कौन दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत तो पावलोव, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत तो बी.एफ. स्किनर, गेस्टाल्ट सिद्धांत मैक्स वर्दीमर, संबंधवाद का सिद्धांत या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत तो वो दिए हैं थॉर्नडाइक। क्वेश्चन में देखो है क्या, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कौन दिया? थॉर्नडाइक। बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कौन दिया? तो बी.एफ. स्किनर। बिल्कुल सही है। सीखने का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये दिए हैं पावलोव। ये भी सही है। सीखने का समग्र, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र। सीखने का समग्र सिद्धांत हाल दिए हैं ना भैया ना, ये दिए हैं वर्दीमर। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, कि ये वाला युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव, तो पावलोव की थ्योरी पहले देख लिया जाए और फिर देखा जाए किस पे प्रयोग किया किस पे नहीं। ठीक है ना? अच्छा, पावलोव का पीडा लाए हैं कि नहीं भाई? एक मिनट वो पीडीएफ, सॉरी, इंपोर्ट इमेज। पावलोव का बात है तो कुत्ता पे उन्होंने अपना प्रयोग किया था। आइए देखते हैं क्या प्रयोग किया था इन्होंने। पावलोव ने क्या किया अपने प्रयोग में? ये एक शरीर शास्त्री थे। पावलोव एक शरीर शास्त्री थे, और शरीर शास्त्री थे इस वजह से ये कुत्ते के पाचन क्रिया पे शोध कर रहे थे।
कुत्ते के पाचन क्रिया पे शोध कर रहे थे कि कब लार निकलता है, कैसे पाचन होता है, कैसे नहीं पाचन होता है। और उस दौरान इन्होंने क्या किया था कि इनके लार वाली नली में ऑपरेशन करके एक नली लगा के इसको मेजर करते थे कि कितना लार कब स्रावित कर रहा है, कब पाचन हो रहा है बढ़िया से, कब लार भी स्रावित हो रहा है लेकिन पाचन नहीं हो रहा है। इन सब बात पे जिस समय ये अपना शोध कर रहे थे, उस समय इन्होंने देखा कि हमारा नौकर खाना ला रहा है। अब खाना आने से पहले टकटका के खड़ा हो गया। अब खड़ा होने की बात छोड़ो, ये जो नली लगा के मेजर करते हैं इसकी लार कितना है, तो लार देखे कि लार स्रावित कर रहा है। नौकर खाना लेने के लिए देने के लिए आ रहा है, उसके पदचाप चलने की आवाज को सुन के ही ये लार स्रावित करना शुरू कर दिया। तब इनका माथा ठनका, अरे बाप रे बाप, ये खाना खाते समय तो लार निकलना चाहिए ना, पहले काहे निकाल रहा है। तब इसको और स्पष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि खाना देने से पहले घंटी बजाना शुरू की। और जब घंटी बजाते थे और उसके बाद तब ले जाके खाना देते थे, फिर घंटी बजाते थे, फिर ले जाके खाना देते थे। जब कई बार 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 यही प्रक्रिया दोहराई गई, तो एक समय ऐसा आया कि इस कुत्ते का जो लार निकालने की प्रक्रिया थी, इस कुत्ते की अनुक्रिया का घंटी के साथ अनुबंधन हो गया। अब ऐसे टंडरा के घंटी बजाते थे, तब वो लार निकाल देता था। घंटी बजाते थे, लार निकाल देता था। भोजन मिले ना मिले, उसको इतना अंदाजा हो गया कि घंटी से उसका अनुबंधन हो गया है। ठीक है ना? तो ये था, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया, तो कुत्ते पे किया। उससे संबंधित कुछ तथ्य और देखते हैं। इन्होंने पहले क्या किया, भोजन देना शुरू किया। भोजन स्वाभाविक सी चीज है कि भोजन से लार निकलेगा, बोलो हाँ कि ना, लार निकलेगा। भोजन क्या है, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक, इसको दूसरे पेन से लिख रहे हैं। स्वाभाविक, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। उद्दीपक है। उद्दीपक क्या होता है, वह कारक जो क्रिया करने के लिए उत्तेजित करे या प्रेरित करे, वो उद्दीपक है। किसी उद्दीपक के प्रति जो क्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है, अनुक्रिया। अभी चर्चा उसकी कर लेते हैं। तो ये उद्दीपक है। उद्दीपक मतलब चाहने वाला, है ना। गांव में अगर दो लोग में झगड़ा हो रहा है, तो दो चार लड़का लोग होते नहीं, हम मार मार औ मार, वो सब उद्दीपक का काम करते हैं। उद्दीपक का मतलब चाहने वाला या वह कारक जो क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, वो उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक, भोजन स्वाभाविक रूप से उद्दीपक का काम करता है हर किसी के लिए, कि भोजन देख के लार आ जाना। तो लार क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहले घंटी बजाना शुरू किया। इन्होंने पहले घंटी बजाना शुरू किया और फिर भोजन प्रस्तुत करना शुरू किया। वो भी लार निकालेगा तब वो, लेकिन वो लार किसकी वजह से निकालेगा, घंटी की वजह से, भोजन की वजह से लार निकालेगा। तो ये जो है घंटी, ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक, इसका उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए कि घंटी काहे बजा रहे, तो अस्वाभाविक है वो। लेकिन भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। इसके प्रति जो लार निकल रहा है बाबू, ये लार घंटिया की वजह से नहीं निकल रहा है। ये लार जो निकल रहा है ये भोजन की वजह से निकल रहा है, तो ये स्वाभाविक है, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया है। अनुक्रिया है। लेकिन जब यही प्रक्रिया कई बार दोहराएगी, बार बार दोहराएगी, हमेशा हमेशा दोहराई गई कि उसको जब भी खाना हो तो पहले घंटी बजाओ तब खाना देना, घंटी बजाओ तब खाना देना, बहुत बार जब ऐसा हुआ, तो एक समय ऐसा आया कि मात्र घंटी की आवाज सुनकर ही वो क्या करता था, लार निकाल देता था। और ये जो घंटी आप लोग को पता है, ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक उद्दीपक है। ये जो लार निकल रहा है, अगर भोजन के लिए निकलता तब स्वाभाविक अनुक्रिया होती, लेकिन भोजन के लिए नहीं निकल रहा है। अभी घंटिया को देख के ही लार निकालना शुरू कर दिया, तो ये अस्वाभाविक अनुक्रिया है। अस्वाभाविक अनुक्रिया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि केवल घंटी की आवाज सुन के, केवल घंटी की आवाज सुन के, एक मिनट भाई, टेक्निकल टीम जरा एक बार देखना भाई इसको नीचे अच्छा ठीक है, आ गया, ठीक है। केवल घंटी की आवाज सुन के क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जब केवल घंटी की आवाज सुन के ही
कुत्ता लार निकालना प्रारंभ कर देता है तो उसकी यह अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो ये स्वाभाविक नहीं बल्कि अस्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अस्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है ना? अच्छा, इसी अस्वाभाविक उद्दीपक अनुक्रिया को अगर आप लोग समझ गए हो तो इसी को दे देते हैं कभी-कभी स्वाभाविक को प्राकृतिक। प्राकृतिक स्वाभाविक को क्या? प्राकृतिक अनुक्रिया। घंटी क्या है? कृत्रिम उद्दीपक हो गया। कृत्रिम कृत्रिम उद्दीपक। लार क्या है? प्राकृतिक अनुक्रिया। लेकिन जब केवल घंटी बजाई गई यानी एक कृत्रिम उद्दीपक है, इसके प्रति जो वो लार निकाल रहा है वो स्वाभाविक जो अनुक्रिया है वो तो है स्वाभाविक अनुक्रिया के समान, लेकिन वास्तव में ये स्वाभाविक रूप से नहीं है, घंटी के प्रति है तो अस्वाभाविक अनुक्रिया है। यानी जब केवल घंटी की आवाज सुन के ही लार निकालना शुरू कर दे तो उसी कहते हैं कि अनुबंधन हो गया। अनुबंधन हो गया, वो बध गया है घंटी से। ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या था भाई? सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में या अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत में पाउलो ने प्रयोग किस पे किया? तो कुत्ते पर किया। ये तो बात स्पष्ट दिख रही होगी आप लोग को। अगला क्वेश्चन क्या है? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कोहलर ने किया। इसकी विस्तृत चर्चा भी हम लोग आगे कर रहे हैं। कोहलर। पाउलो के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो पाउलो के सिद्धांत को हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी सभी, इसके लिए पांचवा ऑप्शन एक जोड़ना पड़ा कि सब इसके नाम है ताकि आप लोग याद करें। पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उसका लाभ निकालना घंटी से अनुकूलित हो गया था तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। परंपरागत रूप से जब एक साथ चलते आई भोजन घंटी तो इस वजह से परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या इसी को क्लासिकल कभी कभी हिंदी में दे देता है, ये क्लासिकल को हिंदी में लिख देता है ऐसा, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। तो ये भी किसका है? पावलोव महोदय का है। सभी पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक या प्राकृतिक उद्दीपक क्या था? उद्दीपक जो चढ़ाए ला निकालने के लिए प्रेरित करे, तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? तो खाना था। खाना को देख के ही भोजन आ रहा था, लार आ रहा था। ठीक है ना? लाल नहीं लार होना चाहिए, खैर उसका कोई मतलब नहीं है। भोजन। पावलोव के प्रयोग में अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक था। क्या था भाई? घंटी। पहले घंटी और फिर क्या बजाया जाता था? फिर भोजन लाया जाता था और लार निकालना देता था। तो ये अस्वाभाविक अनकंडीशनल, इसको ये अनकंडीशनल था, ये कंडीशनल था, इससे भी चर्चा करनी है। पावलोव के प्रयोग में भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना, भोजन को देख अगर मुंह में लार आ रहा है तो प्राकृतिक की कृत्रिम? प्राकृतिक। प्राकृतिक अनुक्रिया। घंटी को देख के मुंह में लार आना कृत्रिम अनुक्रिया। पावलोव के प्रयोग में भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लाना तो क्या है? प्राकृतिक अनुक्रिया। कृत्रिम अनुक्रिया क्या होगी? घंटी को देखकर। अनुबंधित अनुक्रिया क्या होगी? माने बंध की अनुक्रिया वो भी क्या होगी? घंटी को देखकर। तो ऑप्शन ए जाएगा प्राकृतिक उद्दीपक। अनुबंध प्रयोग में, अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंध उद्दीपन घंटी की आवाज की उपस्थिति होने पर होने वाली अनुक्रिया, केवल घंटिया, केवल घंटी की आवाज होने पर ही जो अनुक्रिया करता है उसको क्या कहेंगे? संबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, उपरोक्त सभी। तो देखो उसको हम लोग कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया, यानी वो बंधी हुई अनुक्रिया है। घंटी की आवाज सुन के लार निकालना कोई तुक ही नहीं बनता। घंटी की आवाज सुन के लार निकाले ऐसा कोई तुक ही नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा उसको बांधे हैं
क्यों घंटी की आवाज सुन के लार निकाल रहा है, तो इस वजह से कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंध अनुक्रिया। अस्वाभाविक उत्तेजक, अस्वाभाविक का मतलब क्या है? घंटी के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब घंटी की आवाज सुन के ही स्वाभाविक उद्दीपक के समान, जिसे भोजन देख के लार निकलता है ना, वो घंटिया देख के ही अगर भोजन के देखकर जो लार निकलता है उसी समान अगर लार निकाल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, संबंधित या अनुकूलित प्रतिक्रिया, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं। तो देखो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी क्योंकि भोजन को देख के लार आना स्वाभाविक है, लेकिन केवल घंटी को देख के लार आना स्वाभाविक नहीं था, लेकिन निकल रहा है, तो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। संबंधित या अनुकूलित प्रतिक्रिया, बिल्कुल वो भी संबंध हो चुका है उसका उसी से, अनुकूलित हो चुका है, तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन जाएगा। पावलोव के प्रयोग में केवल घंटी के बजाने पर कुत्ते के मुंह में आने वाला लार, कुत्ते के मुंह में लार आना है। पावलोव के प्रयोग में केवल घंटी के बजाने पर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया। अच्छा, पिछला वाली क्वेश्चन है अस्वाभाविक अनुक्रिया, उपरोक्त दोनों सही है, क्योंकि अनुबंधित होगा क्योंकि बंध के आ रहा है घंटी से ही। अस्वाभाविक स्वाभाविक होता तब जब भोजन को देख के निकालता, घंटी को देख के निकाला, तो अस्वाभाविक यानी उपयुक्त दोनों। परंपरागत अनुबंधित सिद्धांत में अस्वाभाविक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत करने का क्रम होना चाहिए। तो देखो इन्होंने पहले क्या किया था, पहले भोजन, भोजन देख के क्या लार, बाद में घंटी बजाई गई और तब भोजन देना शुरू किया गया। तब भी वो लार निकाल रहा है, लेकिन लार किसकी वजह से निकाल रहा है? जो उसको पसंद है, जो उसको चाहिए, यानी कि भोजन उसको पसंद है, वो भोजन की वजह से लार निकाल रहा है। लेकिन बार बार जब यही क्रिया दोहराई जाएगी तो एक समय आएगा केवल घंटी ही बजाओगे वो लार निकाल देगा, ठीक है ना। लेकिन वो जो लार निकालेगा उससे बध गया है। हम लोग को इस प्रयोग में उसको घंटी से बांधना था, उसको पसंद था भोजन, हम सोच रहे थे वो घंटिया बजाने पे लार निकाले, तो दोनों को एक साथ दिए, लेकिन उसको जो पसंद है वो बाद में, जो ना पसंद है उसको पहले। दोनों को एक साथ दिए, जो पसंद है वो बाद में, जो ना पसंद है उसको पहले, यानी जो हम देना चाह रहे हैं वो पहले, जो उसको पसंद है वो बाद में। तो उन लोग का क्रम क्या होना चाहिए कि पहले अस्वाभाविक तब स्वाभाविक, ठीक है ना। अच्छा, जब बहुत बार हम लोग ये चीज करेंगे तो उसका अनुबंधन घंटी से हो जाएगा। यही रीजन है बच्चा लोग को पढ़ाया जाता है का से कबूतर, खा से खरगोश। बच्चा को पसंद होता है कबूतर, पसंद होता है खरगोश, पसंद होता है एप्पल, बी फॉर बॉल। हम लोग उसको पढ़ाना चाह रहे होते हैं ए बी का ख आ ई। तो जो उसको पसंद है वो बाद में, जो हम देना चाह रहे हैं वो पहले। तो का से कबूतर, का हम देना चाह रहे हैं उसको पहले, कबूतरिया उसको पसंद है वो बाद में बुलवाते हैं। खा से खरगोश, खा उस हम पहनाना चाह रहे हैं, खरगोश उसको पसंद है तो आराम से उसको एडजस्ट करता जाएगा। एक समय आएगा कि हम लोग खरगोश हटा देंगे, गमला हटा देंगे, कबूतर उड़ा देंगे, खाली का देखेगा पढ़ लेगा का है, खा देखेगा मात्र पढ़ लेगा खा है। अच्छा, इसको प्रस्तुत करने का आदर्श समय भी होता है। आदर्श समय कितना होता है? अरे बाबा, आदर्श समय क्या होता है? पहले तो अस्वाभाविक फिर स्वाभाविक। आदर्श समय लगभग 2 से 5 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। घंटी बजाओ अभी, खाना दो 4-5 मिनट बाद, अनुबंधन नहीं होगा। अनुबंधन कराना है तो आदर्श समय 3 से 5 सेकंड के भीतर ही देना है। यही रीजन है कि जब हम पढ़ाते हैं का से कबूतर तो कोई ऐसा मास्टर नहीं होगा जो इसे पढ़ाए, बोलो बेटा का से, तो बच्चे बोले का से तब कबूतर, कोई ऐसा मास्टर नहीं मिलेगा। हर कोई पढ़ाएंगे एक के साथ का से कबूतर, ताकि का और कबूतर के बीच में 3 से 5 सेकंड से ज्यादा का समय ना हो, ठीक है ना। ये सब इसके शैक्षिक निहितार्थ हैं कहीं ना कहीं पावलोव के। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, परंपरागत अनुबंधित सिद्धांत में अस्वाभाविक मतलब क्या घंटी, तथा स्वाभाविक का मतलब क्या भोजन, के प्रस्तुत करने का क्रम क्या होना चाहिए? तो पहले जो उसको पसंद है वो बाद में,
जो नापसंद है वो पहले, यानी पहले अस्वाभाविक फिर स्वाभाविक, पहले स्वाभाविक फिर अस्वाभाविक। अगर जो उसको चाहिए वही पहले दे दोगे तो दूसरे के पे ध्यान काहे देगा वो। तो पहले अस्वाभाविक यानी पहले घंटी और तब उसका भोजन जो उसको पसंद है। ठीक है, अगला, पावलो के प्रयोग में स्वाभाविक और कृत्रिम उद्दीपक में कौन अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। पावलो के प्रयोग में स्वाभाविक और कृत्रिम उद्दीपक में कौन अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। तो जो हम उसको देना चाह रहे हैं वो अधिक प्रभावशाली होता है, जो उसको पसंद है वो अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। अगर हम घंटी बजा बना के खाना ले जाके थोड़ा सा दे, उसका उससे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो घंटी पे उसका ध्यान नहीं जाएगा। यही रीजन है कि कासे कबूतर खास खरगोश में एक जो छोटा लिखा रहेगा, एप्पल बड़ा सा लाल लाल चटकार चटकार, बॉल बड़ा सा रंगीन रंगीन, कबूतर खूब बेहतरीन ढंग से। ठीक है ना, तो प्रभावशाली जो उसको पसंद है वो ज्यादा रहे। ठीक है ना, अस्वाभाविक स्वाभाविक उद्दीपक। कई बार जब केवल घंटी बजाई गई और भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया, तब कुत्ते ने लार निकालना बंद कर दिया। यह क्या है। उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किया कि बहुत दिन तक लगातार घंटी बजा रहे हैं, आप भोजन नहीं दे रहे हैं। तो पहले तो अनुबंधन हुआ था, फटाफट लार निकाल रहा है कि हाँ भोजन आ रहा है, टंडना के खड़ा हो जा रहा है। बहुत दिन बाद ऐसा किया तो वो लार निकालना बंद कर दिया, और इस प्रक्रिया को कहते हैं विलोपन। विलोपन। स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है, अचानक जब घंटी से मिलती जुलती आवाज सुनता है तो तुरंत लार निकाल देता है। यही क्या है, स्वतः पुनर्लाभ, अपने आप लार का निकल जाना। अस्वाभाविक उद्दीपक के समान कहीं उद्दीपक अगर सुनाई दे या देखे तो लार का निकल जाना या स्वाभाविक उद्दीपक के समान ही अनुक्रिया कर देना स्वतः पुनर्लाभ है। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है कि उद्दीपक जो कृत्रिम उद्दीपक था उससे मिलता जुलती उद्दीपक उद्दीपक की आवाज सुन के भी वो उसे अपना वाला उद्दीपक समझ लेता है। तो ये भी क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है ना, तो तीन है तो एक्साइटमेंट है, तो विलोपन कहलाएगा। अगला क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। आप बताइए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है। अधिगम से, अधिगम से या सीखने से, अधिगम या सीखने से संबंधित है। और सीखना क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन है। यानी कहीं ना कहीं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। शेष दो प्रयोग को डिस्कस करना है, एक बीएफ स्किनर महोदय आ गए और दूसरे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को, और उसके अलावा उसमें अधिगम का स्थानांतरण, उसको भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो आज की क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे क्लास देखेंगे हम लोग कल। धन्यवाद।